आप जानते नहीं ज्योतिष, आप कहते हो ज्योतिष ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बात कहना स्टार्ट कर दीजिए। ये लड़का जो था लेटेस्ट ज्योतिष था, जिसको पता था कि मैं तब बताऊंगा जब यह व्यक्ति शेर तक पहुंच जाएगा उस समय क्या स्थिति है। जन्म राशि के आधार पर 2-3 चीज ही देखना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। इसे विवाह होता है, प्रथम विवाह, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सैम टॉक्स पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड 3 में। अब तक आपको कई लोगों से हम रूबरू करा चुके हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स भी रहे, अलग अलग फील्ड के लोग भी रहे, लेकिन इस बार सोचा कि आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाया जाए जो कि ज्योतिष, हम सब बहुत जानते हैं कि इतने सारे ज्योतिष हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे ज्योतिष अवेलेबल हैं, लेकिन एक ज्योतिष खुद कैसे बनता है, एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बनता है, एक वास्तु कंसल्टेंट कैसे बनता है, उसके लिए आप इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं श्री उद्धव कश्यप जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, राधे राधे। बहुत सारे पूजन होते हैं, महामृत्युंजय जाप हुआ, ग्रहों के जाप हुए, सूर्य चंद्र इन सभी के जाप होते हैं, तो इन सभी पूजन को कराने की विधि क्या है सही, और इनमें खर्चा क्या आता है सही? देखिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, या ग्रहों का जप हो, महामृत्युंजय जप हो, धार्मिक अनुष्ठानों का कोई भी मूल्य नहीं कह सकते। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी जैसे महामृत्युंजय जप होता है तो एक ये है कि 1.25 लाख होना चाहिए, कम से कम 1.25 लाख। वैसे तो चतुर्गुणी होना चाहिए, कलयुग में कहा गया प्रत्येक मंत्र चतुर्गुणी हो तो वह लाभ देता है, लेकिन 1.25 लाख महामृत्युंजय। बाकी सभी ग्रहों का मंत्र फिक्स है, जैसे सूर्य का 7000 जप होता है, 1.25 लाख बार जाप। हाँ, 1.25 लाख मंत्र का जप। ये ना सोचेंगे 1.25 लाख रुपए उसके नहीं, लेते हैं। नहीं, रुपए नहीं, जप होता है। 1.25 लाख बार मंत्र का जप। हाँ, जप होता है। और सूर्य का 7000 बार जप होता है। अभी मैं उसका धनराशि बताऊंगा कि कितना लगना चाहिए। जी जी। मिनिमम और मैक्सिमम कितना लेते हैं। मैक्सिमम का तो कोई कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में कौन कैसे है नहीं किस हिसाब से देते हैं। मिनिमम इतना तो लगेगा, और जैसे हम लोग कराते हैं तो कितना लगना चाहिए, इससे अधिक यदि कोई मांगते हैं, समझ लीजिए कि वो कोई ना कोई बात हो सकता है, उनकी क्वालिटी हो या उनका मन हो लेने का। तो सूर्य का 7000 जप होता है। जैसे 1.25 लाख जप होता है महामृत्युंजय का, तो उसका खर्च यदि आप कहीं वृंदावन आकर के कराते हैं या किसी ऐसे जगह जाकर कराते हैं जहाँ पे ब्राह्मण हैं, वहीं पे रहेंगे, तो लगभग 70 से 80,000 रुपए लग जाएगा आपका। उसे लेने के 4 लाख 5 लाख रुपए ले लेते हैं लोग। और यदि अपने घर में बुलाएंगे, क्योंकि आप किसी को बुलाएंगे तो उनका रहना खाना सब कुछ देखना पड़ेगा, तो लगभग 1 से 1,10,000 तक खर्चा हो जाता है। यह हम मिनिमम मैक्सिमम दोनों कह रहे हैं, बाकी लेने का क्या ले रहे हैं वो हम नहीं कह सकते हैं, कौन क्या आपसे क्या इतना क्या लिया गया। साधारण तौर पे इतना खर्चा लगता है। ग्रहों का जब जैसे सूर्य का 7000 है, 4 गुना होगा, वो तो 4 गुना ग्रहों का जब तो 4 गुना ही होगा, चतुर्गुणी होगा। 7 चौके 28,000 होगा जब, तो 28,000 है तो 15 से 20,000 रुपया खर्चा। ये अच्छी तरह से सामग्री के साथ खर्चा बता रहा हूँ मैं, ब्राह्मण का, सामग्री का, सब कुछ खर्चा। तो इस बात पे, क्योंकि व्यक्ति जो करा रहा है उसको कुछ नहीं पता कि कितना लग रहा है। हम जितना बोले 50,000, वो व्यक्ति सामर्थ्य है तो 50,000 दे देता है। तो ये एक प्रकार का मार्केटिंग भी चल रहा है। अच्छा, एक और बात है आजकल ठेका भी चलता है इसमें। अच्छा, हाँ, जैसे ज्योतिषी हैं, अब ज्योतिषी जो है जरूर नहीं ज्योतिषी जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी अध्ययन कराता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, तो बहुत सारे हर एक वर्ग के ज्योतिषी हैं, हर एक वर्ग में जो व्यक्ति हैं वो ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं। तो वो तो पूजा पाठ करेंगे नहीं, वो स्वयं करते नहीं है, तो हम बताएंगे आगे चल करके आपको कि ज्योतिषियों का क्या गुण होना चाहिए, क्या करते हैं। तो वो पूजा तो बोल दिए 1.25 लाख महामृत्युंजय करना है आपको, लेकिन उसका खर्चा जो होगा वो बताएंगे 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। अब ब्राह्मण को तो वो वही देंगे 50-60,000 70,000 रुपए ही, बाकी वो जेब में, बाकी उनके पास। तो इन ठेकेदारों का जो चक्कर होता है वो सबसे खराब होता है। तो कभी भी मेरा बस यही है कि कभी भी आप कोई भी मंत्र जप कराएं,
यदि आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति है, आप चाहते हैं कि ब्राह्मणों से करवाना या स्वयं करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी जप, कोई भी मंत्र, यज्ञ अनुष्ठान यदि कराना चाहते हैं तो ठेकेदारों के चक्कर में ना पड़े, उनसे पूछिए कि आप करोगे कि नहीं करोगे। और डायरेक्ट, और एक और बात है, डायरेक्ट दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मण को। हम तो इस फील्ड में, हमें पता है ना क्या होता है, कमर्शलाइजेशन कर दिया है इसका। हाँ जी, बिल्कुल इतना तगड़ा कर दिया गया है कि समझ लीजिए कि जैसे लेबर वगैरह में नहीं होता, ठेका ले लिया, अब लेबर को दे रहा पैसा, नहीं दे रहा है, 200 रुपए एक दिन का दे रहा है। मान लीजिए उसका तबीयत खराब हो गया, 2 घंटा काम करके चला गया, उस दिन का पैसा उसको नहीं मिलेगा। जैसे लेबर में सिस्टम सेम टू सेम ऐसा कर दिया गया है। तो फिर जो व्यक्ति रियल में काम कर रहा है, जो जब कर रहा है, आपका एक्चुअली में कर रहा है आपके लिए कुछ विशेष कार्य, उसके पास तो आपका धन गया ही नहीं, और खर्चा भी आपने 4 गुना कर दिया, और जिसको जाना चाहिए उसको गया नहीं। तो ये दिक्कत चल रही है। तो ये जो जप होते हैं या इनका महत्व क्या होता है, इनको करवाने से फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा प्रत्येक जो भी अगर सबसे बड़ी एक फायदा कि व्यक्ति की मन में पॉजिटिविटी, आप कोई पूजा पाठ का श्रद्धा है तो, श्रद्धा नहीं है उनके लिए नहीं है पूजा पाठ कुछ भी, उनको तो दूर रहना चाहिए इससे। जिनको श्रद्धा है उनके मन में शांति होती है, और मानसिक शांति सबसे बड़ी शांति है पहले। और दूसरी बात, ये पूजा पाठ है हमारे ऋषि मुनि करते हुए आ रहे हैं और परंपरा चली आ रही है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता होगा। आप डायरेक्ट सिरे से नहीं निकाल सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। महामृत्युंजय तो वो एक संस्थान है ना जो इस पे सर्च भी की है, महामृत्युंजय मंत्र पे 20 लोगों पे सर्च किया गया था जब करके। 20 लोग थे जिसमें 10 लोगों के लिए महामृत्युंजय किया गया था, सब लोग 20 लोग उसी कंडीशन में थे एक हॉस्पिटल में। और 10 लोगों पर महामृत्युंजय, 10 लोगों के नाम से, गोत्र से महामृत्युंजय का जप किया गया था, और 10 लोग जो थे उनको ऐसे छोड़ दिया गया। जो 10 लोग थे उसमें 7 लोग बच गए। अच्छा। और वो जो 10 लोग थे, 10 का 10 सबका वही कंडीशन था, मरणासन ही थे वो। अब जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए नहीं खाया जा सकता। जहाँ श्रद्धा है वहाँ पूरा फर्क पड़ता है। गुरुजी, कई बहुत सारे ज्योतिष आज के समय पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफी हद तक सही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस चीज को कर रहे हैं। बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं। तो एक कोई व्यक्ति कैसे पता लगाए कि ज्योतिष सही कौन सा और कैसा नहीं, मतलब एक सही ज्योतिष जो है वो कैसा होना चाहिए? ये टफ है। जिस प्रकार से जैसे क्लिनिक वगैरह खुल जाता है ना डॉक्टरों का, जी क्लिनिक खुल गया, सफेद कपड़ा पहन लिया, आला वाला लटका लिया और बैठ गया, इंजेक्शन लेकर के नॉर्मल कंपाउंडर का काम किया है व्यक्ति, और कर रहा है आपको कंबुफ्लैम और क्या नाम है पैरासीटामोल दे रहा है, खा रहे लोग। तो हम लोग तो नहीं लगा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है वह एक्चुअल में नहीं लगा सकता है पता कि ये भाई असली ज्योतिष नहीं पता लगा सकता, नहीं लगा सकता। सही बात है। लेकिन फिर भी ज्योतिष का क्या है ना, ये कहते हैं ज्योतिषाम प्रत्यक्षम ज्योतिषाम शास्त्रम चंद्रार्को तत्र साक्षणम, अर्थात ज्योतिष शास्त्री ऐसा शास्त्र जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब क्या, जैसे कुंडली आपकी मैंने देखी तो आपको इफेक्ट पड़ना चाहिए, मतलब ये हमारे लिए सही बोले हैं, बात घुमाए नहीं। जैसे 2-4 बात ऐसा है, आप कई महात्माओं के मुंह से भी सुनते होंगे, कई जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनके मुंह से सुनते होंगे। एक हमारे ध्रुव राठी जी है, वो भी ज्योतिष पे खूब बोले हैं, एक वीडियो उनका आया था। तो कि 2-4 शब्द ऐसा है कि आप बहुत टेंशन में रहते होंगे, आपका खर्चा रुकता नहीं है, आमदनी से ज्यादा खर्चा है। तो ये 2-4 चीजें यूनिवर्सल बना रखा है, यूनिवर्सल चीज है। तो ये सारी बात जहाँ चर्चा हुई समझ लीजिए गड़बड़ है। अच्छा, ठीक। ये बात रियल है। चक्कर इतना प्लेटफॉर्म है। मैं तो अपने उस पे प्रोफाइल पे डाला हुआ वीडियो कि जो भी विधर्मी है, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, विशेषकर सनातन, क्योंकि शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, जिनको वेद के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, जिसको शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं, वो ज्योतिष सीख रहे हैं, और ज्योतिष सीख करके फिर आकर के आपको बता रहे हैं।
ये करिए वो करिए यहाँ करिए, खुद को मतलब नहीं है पूजा पाठ से। सूर्य भगवान को हो सकता है कभी नहीं अर्घ दिए हो, वो गायत्री का गाना ही जानते हो, लेकिन बताने के लिए आप ऐसे करिए, आप चंद्रमा का जप कराइए, आप सूर्य का जप कराइए, वही ठेका वाला सिस्टम। अब किसी को पता नहीं है तो। और दूसरी बात, एक चीज और बात रखना चाहिए, जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई गलत नहीं, ठीक है, क्योंकि आजकल वही किसी के पास समय नहीं है। सही बात है। कोशिश करें कि आपके आसपास जो भी पंडित जी हो, केवल पंचांग ही देखते हो, लेकिन सात्विक हो, आप उनको पर्सनली जानते हो। क्या पता आप ऑनलाइन रात में 12 बजे चैटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, पता नहीं उसमें किस अवस्था में हो, वो आपसे चैटिंग कर रहा है, वो कभी फलीभूत नहीं होने वाला, मतलब ही नहीं होने। मतलब उस अवस्था का भी फर्क पड़ता है जब बहुत तगड़ा। यहाँ तक कहा गया महाराज कि ज्योतिषियों को संध्या के बाद तो देखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, हाथ देखने का, कुंडली देखने का एग्जैक्ट समय होता है। जैसे भद्रा सुने होंगे, भद्रा आ गया, अमुक भद्रा है, पाताल लोक में भद्रा है, तो रक्षाबंधन में अक्सर आया करता है। हाँ, भद्रा। हाँ, वो फिक्स है कि इन तिथियों में आएगा, एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ल पक्षे परे दले, इस प्रकार से। तो प्रत्येक पूर्णिमा में भद्रा होगा ही होगा। तो पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है, इसलिए रक्षाबंधन में भद्रा रहता ही रहता है। तो भद्रा के समय में, मतलब महीने में, एक महीने में 8 दिन भद्रा आएगा। अच्छा। अशुभ योग आता है, तो उस समय ज्योतिषियों को नहीं करना चाहिए। ग्रहण जब लगता है, ग्रहण के समय अमावस्या के दिन ज्योतिषी को कुंडली नहीं देखना चाहिए। कौन मान रहा है ये बात? रात को 12-12 बजे देख, रात में ज्यादा आ रहा है। जब, क्योंकि लोग जब फ्री होते हैं तो फिर फ्री करते हैं, उसी तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो जरूर नहीं है कि आप सफलता पाएं, या आप जिस विचार से, जिस उद्देश्य से उस कार्य को कर रहे हैं वह पूरा हो। यदि आप अपने कंफर्ट से कर रहे हैं तो कोशिश हमारे हिसाब से ये करना चाहिए व्यक्ति को कि आप मतलब आमने सामने ज्योतिषी से मिले, कोई भी ज्योतिषी से मिले, सात्विक और धार्मिक होना चाहिए। अच्छा, एक और ट्रेंड में है ज्योतिषियों का, चंदन नहीं है सिर पे, जूता पहने हुए हैं, पेंट पहने हुए हैं, बेल्ट चमड़े का लगाए हुए हैं, बने बैठे ज्योतिषी हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक उनका चेहरा नहीं है, प्रारूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। आप वैदिक शास्त्र अध्ययन किए हैं, देखिए ज्योतिष एक साइंस है, ठीक है, कोई भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन बिना साधना का ये अधूरा है। साधना नहीं है तो ज्योतिषी जो है, ज्योतिष पढ़ा है, वो साइंटिस्ट है, उसको ज्योतिषी मत कहो आप। अच्छा, साइंटिस्ट कह लो, बढ़िया पढ़े हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे पढ़े, आप साइंटिस्ट कहो, वैज्ञानिक कहिए, विज्ञान पढ़ा उन्होंने, ज्योतिष मतलब कह सकते हैं वैदिक वैज्ञानिक कह लो। लेकिन साधना है, सिर पे तिलक है, वेशभूषा है, चलो वेशभूषा का फर्क नहीं पड़ता है, मान लो आप पैंट पहन रहे हैं, आप नहीं धोती पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो जूता पहन के तो मत करो। इन चीजों को तो ध्यान ही नहीं देता कोई। मतलब ही ध्यान देने का बात। और ज्योतिष छोड़िए, जो पूछते हैं सवाल वो नहीं ध्यान देते, नहीं देते बिल्कुल भी, उनको पता नहीं है ना, उनको हम नहीं कहते, गलती नहीं। जैसे हम ही लोग अभी तबीयत खराब होती है, खैर हम लोग उस स्थिति में है तो एक फैमिली डॉक्टर है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, हम ही आज से 10 साल पहले क्लिनिक पे जाते थे और दवाई लेते थे, क्या पता उसने क्या किया है, बी फार्मा भी किया है कि नहीं किया है। सही बात है, बस उसका आला देखे, दवाई का दुकान देखे, हम चले गए, वही है। लोगों की कोई गलती नहीं, किसी की भी। तो गुरुजी, फिर जैसे आपने भी ये चर्चा की, तो इसके हिसाब से ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि कौन है जो ज्योतिष बन सकते हैं और कौन है जो ज्योतिष नहीं बन सकते हैं? ज्योतिषी के लिए कोई बन सकते हैं। मैं शुरू में बताया कि जो सनातन धर्म, जो वैदिक शास्त्र, जो भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आस्तिकता रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको बनना चाहिए। जो विधर्मी हैं, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, उनको बनने से कोई फायदा नहीं। उनसे कुंडली दिखाने वाले भी गड़बड़ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण तिलक नहीं लगाए, उसका आप यदि आप दर्शन कर लें, वो तो ससुराल है ही खराब, और आपने दर्शन कर लिया ना तो आपका पूरा दिन खराब। अच्छा,
बिना तिलक के ब्राह्मण कह दिया आपने दर्शन कर लिया तो आपका पूरा दिन खराब है। मतलब अशुभ योग, जैसे कुत्ता रोते हैं तो अशुभ कहते हैं ना, समझ लीजिए उतना ही अशुभ हो गया। बिल्ली रास्ता काट दी, अशुभ हो गया। ब्राह्मण बिना तिलक का अगर दिख गया आपको तो उतना ही अशुभ है। चांडाल के समान होता है बिना तिलक का ब्राह्मण। तो जो कि लोग अब बहुत ना के बराबर ध्यान देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, ये उनका भी है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण तो नहीं रखे अपना। मैं वर्ण विशेषता की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये तो कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण ऐसा वर्ण है जो कि अभी भी कुछ न कुछ धर्म पर टिका हुआ है, अन्य लोगों के अपेक्षाकृत। सब में 5 उंगली एक बराबर नहीं है, सही बात है, लेकिन सबकी अपेक्षा है ऐसे। लेकिन इसमें भी नीच तो हर जगह है। तो फिर एक सही उम्र क्या होती है किसी को अगर ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो उसके लिए? सही उम्र भी कुछ नहीं, हमारे पास छात्रावास में तो 9 साल से लेकर के 40 साल तक है छात्रावास में। अच्छा। बाकी ऑनलाइन में तो 65 साल 70 साल के भी आदमी सीख रहे हैं, कोई उम्र नहीं है। बस इतना उसे पता हो, हिंदी लिखना पढ़ना जानता हो, मैथ जानता हो, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटिव चीज है, तो इतना आता हो, जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह कर ले तो सीख जाएगा। थोड़ा समय अधिक, थोड़ा कम समय, वो तो उस पे भी कि कौन कितना समझ पा रहा है, समझ पाता। कैचिंग पावर क्या है, कैचिंग पावर कितनी है। तो फिर गुरुजी अगर जैसे घर बैठे किसी को करना है, उसको कोर्स नहीं करना, तो कोई ऐसी मुख्य पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के वो थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते? देखिए, ये जो विषय है ना, ये गुरु परंपरा वाली विषय, यह विषय पुस्तक वाली विषय नहीं है। जब तक आप एक गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं करेंगे वेद शास्त्र का, तब तक उसका जो पुस्तक का भी कृपा होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि तुम एक कोई पुस्तक लगा लो, पूजा पाठ में इसे दुर्गा सप्तशती होता है, पुस्तक है, देवी जी का उपासना है, उसमें रुद्राष्टक पुस्तक है, उसमें भगवान शिव जी की उपासना है। तो वो कहे कि आप एक पुस्तक लगा लो तो उस पुस्तक की भी कृपा हो जाती है। लेकिन कब? जब गुरु मुख लगाएंगे तब। तो गुरु होना जरूरी है। यदि आप गुरु एक बार किसी को मान लिए हैं, कुछ दिन भी पढ़ लिया आपने, फिर यदि पुस्तक अगर देखा जाए तो बृहत पाराशर होराशास्त्र सुरेश चंद्र मिश्र जी की है, 2 खंड में आती है। शुरुआत का जो कुछ अध्याय है, 5-7 अध्याय, सृष्टि क्रम कथनाध्याय, अवतार कथना, राशि स्वरूपाध्याय आदि, शुरुआत का लगभग 10 अध्याय जो है वह थोड़ा डिफिकल्ट है, जो प्रथम खंड का है। उसके बाद विशेष अच्छा जो है, अगर शुरुआत में अध्ययन कर रहे हैं बेसिक, तो है बहुत बड़ा पुस्तक हो, बृहत पराशर होराशास्त्र, यानी पराशर जी का संपूर्ण शास्त्र है, मोटी मोटी पुस्तक 2 खंड में। तो 12वें अध्याय से प्रारंभ करके प्रथम और द्वितीय दोनों खंड अध्ययन करें, समझ में भी आ जाएगा। लेना है सुरेश चंद्र मिश्र जी का तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है या ऑफलाइन ही लेनी पड़ेगी? है, ऑनलाइन भी अमेज़न वगैरह पे आता है। और भी 1-2 पुस्तक हैं जो अपने आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। एक जातक अलंकार है, उसे स्वयं अध्ययन किया जा सकता है। एक पुस्तक है चमत्कार चिंतामणि, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत सही में उसका नाम भी चमत्कार चिंतामणि है और है भी चमत्कारी। बहुत ही सिंपल है, किस भाव में कौन से ग्रह होंगे तो क्या फल देंगे। 108 पॉइंट है और बहुत ही उत्तम पुस्तक। तो 3 पुस्तक मैंने बताया, चमत्कार चिंतामणि, फलदीपिका और बृहत पराशर होराशास्त्र। कोई ज्योतिष सीखना जब शुरू करते हैं तो कितना समय लगता है एक ज्योतिष बनने में? समय तो सामुद्रिक शास्त्र है, देखिए इसका कोई लिमिटेड नहीं है। मैं अभी 10 साल से अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी अध्ययन करना है, और 10 साल आगे करूंगा फिर भी लगेगा कि और 10 साल आगे अध्ययन करना है। लेकिन नॉर्मल बेसिक समझने के लिए, जब आप पुस्तक पढ़ने लायक हो जाए, इतना अध्ययन करने के लिए लगभग 6 से 8 महीने लग जाएंगे आपको। जो मेरा कोर्स है वो 6 से 8 महीना। कई लोग ऐसा है ना, पता क्या करते हैं, एक तो वृंदावन में खुले थे ज्योतिषी, वो कह रहे थे 24 घंटे में ज्योतिषी बने। मतलब एक कई ग्रुप में आते हैं 2 दिन में ज्योतिषी बने, बहुत है वो। ऑनलाइन भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन 2 दिन का मतलब ही नहीं है। ज्योतिष का जाके मतलब कुछ नहीं आ सकता है। मतलब कम से कम 6 महीने का, कम से कम 6, वो बहुत शुरुआत के लिए, बस शुरुआत बेसिक समझने के लिए। हाँ, लेकिन ये बात, यदि 6 महीने भी अध्ययन आपने बढ़िया से कर लिया तो इतना तो जरूर हो जाएगा कि जो व्यक्ति 5 साल अध्ययन किया होगा ना,
उससे आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन बढ़िया से अध्ययन करने के, ये मेरी गारंटी होती है। समय जो गुरुकुल में हम बच्चों को और बाकी सभी को ये शिक्षा देते हैं इसकी, उसमें कितना हम 6 महीने का कोर्स है हमारा, या समय अवधि क्या है उसकी? यहाँ पे उम्र के हिसाब से, यदि छोटा बच्चा है जैसे 10 से लेकर के 12-13 साल का उम्र का जी, उसको 3 साल रखते हैं हम, उसमें हम ज्योतिष भी, कर्मकांड भी अध्ययन कराते हैं। अच्छा। और जो बड़ा बच्चा है, बड़े हों जैसे 14 से लेकर 17 तक, उनको 2 साल, और 17 के बाद कोई बड़े आते हैं 18, 20, 25, 30 साल के भी आते हैं, उनके लिए 6 महीने का, 6 महीने में उनको हम ज्योतिष अच्छी तरह से अध्ययन करा देते हैं, इतना कि उनको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वो स्वयं पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरुजी जैसे कई लोग होते हैं कि वो अंक के आधार पर बताते हैं, कई होते हैं कि वास्तु को भी इसमें लेके चलते हैं, तो ज्योतिष जो है इसकी विभिन्न विधाएं जो मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं? वैसे ज्योतिष शास्त्र जो है ना, इसको 3 भाग में पहले बांटा गया, सिद्धांत, संहिता और होरा। 3 भागों में बांट दिया गया। सिद्धांत मतलब गणित की पद्धति, ज्योतिष विषय में जितना भी गणित की परिपाटी है वो सभी सिद्धांत ज्योतिष। जैसे साइंस में जानते होंगे, साइंस में 3 भाग है ना, 10th तक तो हमको साइंस एक ही किताब मिलता है, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता है, और सबका एक अलग अलग बृहद, फिर उसमें भी आगे चल करके स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है कि नहीं है? तो उस सेम टू सेम वैसा ही सिस्टम इसमें है कि ज्योतिष में 3 भेद, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत मतलब गणित की पद्धति, अच्छा। संहिता मतलब मुहूर्त की पद्धति, बहुत बड़ा मुहूर्त का ही पद्धति है, छोटा मोटा हर चीज पे देखते हैं सही मुहूर्त मतलब ये समझ लीजिए, केवल मुहूर्त यदि बढ़िया से अध्ययन करने लग जाए तो 5 साल लगेगा। तो मुहूर्त, संहिता मतलब मुहूर्त, और होरा मतलब फलादेश। तो फलादेश में अब कई प्रकार हो गया, फलादेश में भी एक नहीं है, कई है। जैसे लग्न कुंडली का आधार पर, मतलब व्यक्ति का जन्म दिनांक, जन्म समय वगैरह डाल करके लग्न कुंडली बनाकर बताना। फिर शकुन शास्त्र होता है। शकुन शास्त्र, जैसे घर से आप निकले तो सबसे पहले किसके पास, किस पे नजर गया आपका? खाली बाल्टी पे गया, ऐसा कहते हैं ना, खाली बाल्टी है यानी अशुभ है। अच्छा। छिपकली गिर गई, हाँ, किस अंग पे गिरी, इसको शकुन शास्त्र कहते हैं। बिल्ली रोई, बिल्ली रास्ता काट दी, कुत्ता रास्ता काटा, कुत्ता रोया, कुत्ता भौंका, हाथी मिला सामने में, गधा मिला सामने, आप घर से निकले कोई विशेष कार्य करने के लिए। अच्छा, दैनिक दिनचर्या हाँ, नहीं, कोई विशेष कार्य के लिए जब देखा जाए। हाँ, दैनिक दिनचर्या। अच्छा, इसको शकुन शास्त्र कहा गया। शकुन, हाँ, तो इसके आधार पर लोग बताते हैं। हस्तरेखा से तो सब पामिस्ट्री सब लोग जानते हैं। अंक ज्योतिष तो आज इतना पॉपुलर हो गया है, ऐसे लगता है कि अब सब कुछ अंक ज्योतिष से ही होगा, सब कुछ। हाँ, ज्यादातर लोग करते हैं। गाड़ी का नंबर भी बहुत उसी तरीके से, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, फ्लैट नंबर, और मतलब हर नंबर, जहाँ भी लोग बैंक अकाउंट नंबर को भी करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। बैंक अकाउंट नंबर मतलब प्रत्येक कोई भी नंबर हो, उस वो नंबर आपके जीवन के लिए बता सकता है। ये अंक ज्योतिष के हिसाब से असर डालते हैं, नंबर असर डालते हैं, बिल्कुल नंबर से असर डालते हैं। तो गुरुजी इसमें एक ये भी सवाल आता है कि एक तो जो आज की जनरेशन है, खास तौर से वो लोग जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान हो गए। उनको लगता है कि जो है वो मेहनत से आ सकता है और ये ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, तो वो ज्योतिष को गलत बोलते हैं। एक दूसरा, कई ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, काफी उम्र में भी बड़े हैं, काफी अपने अपने क्षेत्रों में स्थिरता भी उनके पास है, वो भी ज्योतिष को गलत बोलते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो लोग एक मत होकर ज्योतिष को हर तरीके से गलत ठहराते हैं? ये बहुत कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि अब जो ऐसा क्रांति आया है, जैसे 2014 में भाजपा को आने के बाद एक हिंदुत्व में क्रांति आई, हाँ, आई ना, उसी प्रकार से हमको लगता है हिंदुत्व के चक्कर में ज्योतिषी में क्रांति आई। इससे पहले वृंदावन में मैं रहता हूँ, वृंदावन पढ़ाने वाले, मैं जब पढ़ना चाहता था कोई नहीं थे पढ़ाने वाले ज्योतिष। फिर मैं बनारस गया, वृंदावन पढ़ा सामान्य रूप से, जा जाकर थोड़ा बहुत एक आसा, फिर बनारस गया, पढ़ा वहां पे, फिर वहां आकर यहाँ वृंदावन खोला। तो ज्योतिष में क्रांति आई है, तो झुठलाने के लिए बस एक ये कह सकते हैं कि हमको कंट्रोवर्शियल होना है तो बोल दिया, वायरल होने के लिए। जैसे हम अच्छे बता रहा हूँ, मैं नाम स्पष्ट बता रहा हूँ, हमारे रामदेव बाबा जी ने ज्योतिष को कहा शनि ये है वो है, दुनिया भर की बात ये कर दिया। और कई लोग बोलते हैं जिनका नाम लेना हमेशा उचित नहीं होता है। तो हमारे गुरुजी कृपा शंकर गुरुजी हैं, बनारस के हैं, तो उन्होंने कहा कि
कोई भी व्यक्ति उस विषय को गलत करे, जैसे आप हैं, आपने आपका जो भी कार्य है सॉफ्टवेयर आदि का, इंजीनियर है, तो आप तो उस विषय के बारे में जानकार हैं। अब आप किसी वही झोला छाप डॉक्टर के पास गए जिसको केवल पता है पैरासीटामोल, और आप चले गए, आपको कोई गंभीर बीमारी है, आप वो टेस्ट कराने के लिए, अब वो कर तो नहीं पाएगा, लेकिन मना नहीं कर सकता, इज्जती हो जाएगी ना। तो आपका मामला गड़बड़, आप आगे चल करके आपके साथ कुछ हो गया, या आपके कोई ऐसे किसी के साथ हो गया कुछ, तो आप क्या कहेंगे, यार डॉक्टर अच्छे नहीं होते। तो एक की वजह से सबकी छवि पे असर एक पड़ता कारण ये है, तो जो गलत बोलते हैं नॉर्मल आदमी इसलिए करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि कई लोग ज्योतिष तो अध्ययन किए नहीं, जैसे आप जानते नहीं ज्योतिष, आप कहते हो ज्योतिष ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बात कहना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपसे ये पूछा जाएगा ना, क्या आर यू नो ज्योतिष, पूछेंगे ना। बिल्कुल सही बात। क्या आप ज्योतिष जानते हैं? भाई मैं आज कहने लग जाऊं कि कुछ नहीं होता है, डॉक्टरी कुछ नहीं होता है, क्या जरूरत है पढ़ करके, इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता है, ऐसे ही तो नट बोल्ट खोलते हैं, क्या होता है बाइक में, कुछ नहीं करना सही होता बात है। ये मेरी मूर्खता है। गुरुजी कहे कि कोई व्यक्ति किसी विषय को गलत करो, हम नहीं कह रहे आप ज्योतिष को सही कहो, बिल्कुल गलत बोलो, लेकिन इसके बारे में क्या पढ़े हो थोड़ा हमसे बात कर लो। आप सिद्धांत ज्योतिष पढ़े हो जो कि इसमें आपको कमी लगी, संहिता ज्योतिष पढ़े जिसमें कमी लगी, प्रश्न उठता है कि नहीं। जैसे आपने ज्योतिष पढ़े हैं, हमारे सामने आइए, हम लोग बात करते हैं, हम आप ज्योतिष को पढ़ करके गलत ठहराइए। जैसे आजकल बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को आर्य समाज वाले 2-3 ऐसे हैं जो कि वो पढ़ लिया उन्होंने, कुरान पढ़ लिया, अच्छा, और मौलवी के साथ बैठते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कुरान को, देखो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बता रहे आयत बोलते हैं, वो गलत कब बोल रहे हैं, जब उस विषय को अध्ययन किया उन्होंने, कुरान को अध्ययन कर लिया। तो जो ज्योतिष अध्ययन नहीं किए वह व्यक्ति इसको नहीं गलत ठहरा सकते हैं, अगर ठहरा रहे हैं तो उनकी मूर्खता है, या मैं भी किसी विषय को गलत ठहरा रहा हूँ जिसको मैंने अध्ययन नहीं किया, ये मेरी मूर्खता है। आप पहले पढ़िए, आइए मेरे पास ही मैं पढ़ा देता हूँ पढ़ लीजिए पहले, ऑनलाइन जहाँ बैठे वहीं पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ज्योतिष को गलत बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप देखो, जैसे आप शुभम जी, आपके साथ मैं रहा नहीं, आप मेरे साथ रहे नहीं, अभी 1 घंटा मिले हम, और आप जाकर के बाहर जाओ, यार वो व्यक्ति बढ़िया नहीं है, आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, आप डायरेक्ट आप कह रहे हैं इसको क्या कहते हो, चुगलखोर है ना, ये मतलब एक गलत श्रेणी में आ गया ना। इसलिए कभी भी किसी भी विषय को, हम ज्योतिष नहीं कह रहे, नॉर्मल विषय भी, कोई जनरल विषय को भी गलत नहीं बताना चाहिए जब तक कि उसके बारे में जाने नहीं। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ जो शास्त्र को गलत बताते हैं, पुराण को गलत बताते हैं, या फिर हम अन्य धर्मों को गलत बताते हैं, पहले उस धर्म के बारे में जानिए, उसके वीक पॉइंट को। ऐसा नहीं कहते हैं कि ज्योतिष में वीक पॉइंट नहीं है, फलित ज्योतिष है, उसमें कुछ वीक पॉइंट है। उसमें कहा जाता है कि देश दिक काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार से फलादेश होता है। जैसे आप आए तो आपके हाव भाव, बोलने की स्थिति, वो भी देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, अच्छा, तब बताया जाएगा। ज्योतिषियों को तो बिल्कुल मना किया गया है कि फोन में मत बताओ महाराज, गलत हो जाओगे। और ये तो फिर इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो फोन ही पे कंसल्टेशन, और इवन अब तो नॉर्मल लोग भी फोन पे कंसल्टेशन ही लेते देते हैं। सामान्य चीज चल रहा है ना, उसको करना पड़ेगा। अब तो मैंने क्या किया कि 12 बजे 1 बजे किस अवस्था में बैठा है व्यक्ति अपने घर में, क्या पता है, वो आपसे चैटिंग बात कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, कोई उसने कुछ खा पी रखा है, कुछ और नहीं कह सकते, खा पी रखा है, वो पता नहीं टॉयलेट गया, हाथ धोया कि नहीं धोया है, स्नान किया कि नहीं किया, या बेड पे लेटे लेटे बता रहा, तो कितना ही उसका तो काम बन रहा है, उसका तो पैसा बन रहा है वो तो आपको 2-4 चीज जो उसको पता है वो बता दिया आपको, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ना। आप कितना भी उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हाथ में अंगूठी। अच्छा, एक और बात, अंगूठी का बड़ा प्रचलन है। हाँ, मेरे हाथ देखिए एक अंगूठी ने, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं भी पहनता तो इसका भी बहुत मतलब प्रचलन चल गया है। मेरे पास भी कोई आते हैं ना, जैसे नए हैं जिनको एक शौक है, पूछेंगे कुछ उनको नहीं, मतलब तुरंत पूछेंगे आकर के, तो जी बताइए हमको अंगूठी कौन सी पहननी चाहिए, रत्न कौन सी पहननी चाहिए। रत्न का भी चक्कर है, अब मैं बता दूं, बात चलिए, रत्न भी सभी लोगों को सब कुछ नहीं पहनना चाहिए। कई लोग कुंडली के अनुसार रत्न बना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कई लोगों में एकाध रत्न बना हुआ,
सब लोग रत्न नहीं पहन सकते हैं। जो पहन सकते हैं बहुत ही प्रबुद्धि के आधार पर, मतलब बहुत ही सोच समझ कर रत्न पहनना चाहिए। जितना उसका पॉजिटिव फल मिलता है उतना नेगेटिव फल मिलता है। एक मोती रत्न ऐसा है जो एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, अशुभ नहीं देता है। अच्छा, बाकी जितने रत्न है बाकी जितने रत्न है ना, माणिक, नीलम तो बहुत ही ज्यादा वो देता है, साइड इफेक्ट देता है यदि खराब है तो। नीलम को तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप खरीदने जाएंगे ना तो पहले किराए पे देते हैं। अच्छा, पहन के देख लो 5 दिन, इतना रुपया जमा कर दो, फिर वापस कर देना, अगर सूट नहीं हुआ तो फिर ले जाना। अच्छा, मतलब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको आप वापस कर दो। ये नियम है, लेकिन नियम क्या, प्लेटफॉर्म पे आप खरीद लिए दोबारा कर ही नहीं सकते आप। कई लोग तो बहुत बहुत रत्न पहने रहते हैं और उन्हीं पे भरोसा करते हैं पूरा। भरोसा करना मैं गलत, मैं अपने शास्त्र गलत क्यों बोलूं? लेकिन क्या चीज आपके लिए सही है, बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। सबके लिए रत्न नहीं बना है, सबके कुंडली के अनुसार रत्न नहीं बना। जैसे मेरे कुंडली के अनुसार रत्न नहीं, मैं कोई रत्न नहीं पहन सकता। सब में मेरे को साइड इफेक्ट मिलेगा, लाभ इतना सा, हानि इतना। फायदा की जगह दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी, कई अब ये चर्चा चल रही है पूरी ज्योतिष को लेके, तो मैं समझता हूँ मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है, जो हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक वो भी ये सोच रहे होंगे कि अब तो ये तो क्लियर हो गया कि सही कौन है गलत कौन है, इसको हम बाकी के क्षेत्रों की तरह पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्योतिष से किस हद तक किसी के भी जीवन को सुधारा या ठीक किया जा सकता है? इसको इस प्रकार समझ लीजिए, यदि वह व्यक्ति चाहे ठीक होना तो पूर्णतः ठीक हो सकता है। हमारे वृंदावन के महाराज जी जो प्रेमानंद जी ने, उन्होंने एक ज्योतिषी गए थे उनके पास, उन्होंने पूछा कि महाराज जी हम जैसे किसी को बता रहे हैं तो वो फल जो है वो कितना % उस पर घटित होगा, आप थोड़ा बताइए। वैसे ज्योतिष उन्होंने अध्ययन नहीं किया लेकिन फिर भी बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखिए कि आपने उपाय किया, कोई भी उपाय किया, तो मान लीजिए 2025 जुलाई के बाद एक मंगल की दशा किसी के ऊपर आ रही है, मंगल अष्टम भाव में बैठे, तो वाहन से दुर्घटना का योग बना, तो उस व्यक्ति को बताया गया कि भैया वाहन से दुर्घटना का योग बना है। अब वो व्यक्ति वाहन तो छोड़ नहीं सकता है, 7 वर्ष रहेगा मंगल, 7 वर्ष वाहन ना चलाए हो ही नहीं सकता, करेगा कैसे करेगा? तो इसके लिए उपाय क्या है कि तुम एक काम करो, आप मत चलाओ, ड्राइवर रख लो, दोष कम हुआ। तो सॉल्यूशन निकला ना? हाँ, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन निकलता है और इफेक्ट करता है। यदि आपका 100 रुपया हानि होना, तो यदि आप ज्योतिष कंसल्ट अच्छी तरह से कराया आपने, 1-2 रुपए हो जाएगा, तो 2 तो नहीं, अच्छा 10-20 रुपए 20 रुपए का 2 ज्यादा कम हो गया, 2 ज्यादा कम हो गया। मतलब 100 का 120 नहीं होगा, सीधी बात है, और 100 भी नहीं रहेगा, 100 भी नहीं रहेगा, कम जरूर होगा यदि आप करा लिए उपाय। तो चक्कर क्या ना, आपको पता चल गया ना। हाँ, तो आपको पता चल गया इस रास्ते में शेर है, हाँ, आपको बता दिया गया। हाँ, अगर आपने मान लिया तो भले दूसरी रास्ते जाए, हो सकता है दूसरे रास्ते में भी शेर ना हो, सांप हो जाए कि बाद में आप इलाज करा ले। शेर तो आपको इलाज कराने का मौका नहीं देगा है कि नहीं? उसके बाद भी जबरदस्ती आप उसी रास्ते से जाओ तो फिर आप ही की गलती है। हो सकता है इसमें भी एक, मान लीजिए आपको हमने मना किया ये शेर है, तो ये तो मैं फर्जी ज्योतिषी हूँ, झूठा कह दिया शेर है तो आप चले गए इस रास्ते, तो कहा यार ज्योतिषी कर रहा तो गलत होते हैं। अच्छा, एक चीज। दूसरा ये हो सकता है कि मैं असली ज्योतिषी हूँ, बढ़िया ज्योतिषी, मैं जानता हूँ शेर है सही में, लेकिन आप फिर भी इसी रास्ते से गए। हो सकता है हमने देखा उस समय शेर, लेकिन आपको जाने में, वहां तक जाने में उतना समय लग गया। हम तो तब देखे थे जब आप यहाँ खड़े थे कि शेर है, अब आप वहां तक गए, हो सकता है उस समय शेर चला गया हो पानी पीने के लिए, तो आप तो निकल गए, तो हम पे भी अविश्वास हो गया। ये छोटी छोटी सी कमी है। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, राजा के दरबार में ही रहते थे, वो राजसी ज्योतिषी थे। उनकी एक पत्नी थी और गर्भवती हुई, संतान की जन्म जिसे देती है, तो उन्होंने पहले क्या था, घड़ी वड़ी था नहीं, तो आंवला फेंका जाता था अंदर से, क्योंकि पुरुषों का एंट्री नहीं होता है अंदर, तो प्रसूति गृह में, तो अंदर से बोले कि जो ही बच्चे का जन्म हो आंवला फेंक देना। तो
तो अंतरिक्ष देख करके पृथ्वी पे ही कुंडली बना ली जाती थी पहले, पृथ्वी पे लकीर खींच करके सब अच्छा। सिस्टम, और एक बार बना करके हाँ। समय वगैरह देख करके धूप घड़ी के आधार पर, और फिर वो याद हो जाता था व्यक्ति को, या ताम्र पत्र वगैरह किसी पे वो नोट कर लिया करते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब अंदर पुत्र हुआ तो महिलाएं खुश हो गई, उनको आंवला फेंकने में देरी हो गई। अच्छा। और 10-15 मिनट के बाद याद आया महिलाओं को, यार आंवला फेंकना, तो पंडित जी तैयार है उधर बाहर कुंडली बनाने के लिए। तो आंवला फेंका गया, 15 मिनट लेट हुआ, और समय का देखिए कितना इफेक्ट पड़ता है। वो 10 मिनट का जो समय था, वो 15 मिनट का समय जो था वो गड़बड़ हो गया। अब कुंडली बननी क्या चाहिए थी, बनी क्या, जो कुंडली बनी उसमें पारिजात योग था। पारिजात योग मतलब ये होता है कि दूसरे पिता का संतान। पंडित जी दिमाग सनक गया। सनक गया, अरे ये क्या हुआ। तो वो उसी समय, मतलब ये भी पता चल जाता है कि पिता, अरे वहाँ अरे गुरुजी ये तो सब कुछ पता चलता है, भेद खुल जाते हैं सारी चीजें सारे। तो वो कुंडली वहीं बना रह गया, वो छोड़ के चले गए, राज्य छोड़ के चले गए। अच्छा। अब छोड़ के जाने के बाद पत्नी प्रसूति गृह से जब बाहर आए तो वो देखी कुंडली, देखकर वो भी पढ़ी लिखी। अच्छा। देखा और समझ गए कि पंडित जी किस लिए भाग गए। हाँ। कुछ नहीं बोले, अब तो चले गए। हाँ। पंडित जी पुत्र को उन्होंने अध्ययन कराया, बढ़िया से ज्योतिषी बनाया। फिर उसी सभा में, राजसभा में, वर्षा नहीं हो रहा था, सूखा पड़ गया था, तो सभी लोग ज्योतिषी लोग बताए कि अब वर्षा होगा, तब वर्षा होगा। तो ये लड़का जो था, इनका पुत्र, यही बताया। उसी सभा में उसके पिताजी भी आए। अच्छा, वापस आए वो? हाँ, वापस आए, लेकिन इसको नहीं पता था कि मेरे पिताजी हैं, नहीं उनको पता था कि मेरा पुत्र है ये। अच्छा। दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता था। यह लड़का क्योंकि आधुनिक था, ये लड़का जो था लेटेस्ट ज्योतिष था, जिसको पता था कि मैं तब बताऊंगा जब यह व्यक्ति शेर तक पहुंच जाएगा, उस समय क्या स्थिति है। अच्छा, उस समय क्या रहेगा, वही वो शेर वाला हिसाब। शेर वाला हिसाब कि उस समय जब वो वहां पहुंचेगा, उस समय क्या रहेगा शेर की स्थिति। तो उसने बताया वर्षा होगी 5:10 पे शाम को। उसके पिताजी बोले नहीं, 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी वर्षा। अच्छा, अब दोनों सही हैं, कैसे सही हैं, वो जो स्टार्ट किए, वो जो पिताजी बोले ऊपर से वर्षा स्टार्ट, अरे क्या बहुत बढ़िया। अच्छा। और जमीन पे गिरेगी, उसका समय बताया। तो बात सही हुआ पुत्र का। पंडित जी पूछे भैया तू कहाँ से आया, तो सारी बात बताया, तो अरे मेरा पुत्र ही है। अच्छा, यहाँ पर ये दिक्कत। तो गुरुजी कई बार क्या होता है, देखा जाता है लोग सुबह सुबह टीवी पे या फोन में या अखबारों में अपना फलादेश जो वो आता है वो देखने लग जाते हैं। तो अपने पहली चीज अपनी खुद की राशि के अनुसार अपना फलादेश देख सकते हैं या नहीं, और देख सकते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, जो भी अखबार में आता है और कोई भी सोशल मीडिया पे ज्योतिषी जो कुछ बताते हैं यूट्यूब आदि पे, इसमें वो अपना बेस्ट दे रहा है, ये मैं मानता हूँ। बेस्ट दे रहा है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल गलत नहीं। अखबार में आ रहा है या फिर कहीं कोई बता रहे हैं आपको, चैनल बता रहे हैं, मतलब उनके पास जो है ना बता रहे, वो दिल से दे रहे हैं आपको। अच्छा, अब घटित नहीं हो रहा है या हो रहा है आपके ऊपर, वो आपकी बात, बारिश कहाँ से चली वाला हिसाब। अच्छा, तो बिल्कुल सही है, अखबार वाला भी सही है, जो भी जैसे देते हैं वो भी सही है। और सभी राशि वाले, जितने भी राशि वाले के लिए, सभी के लिए एक छोटा सा न्यूमरोलॉजी का सूत्र बता देता हूँ। उसके अनुसार से व्यक्ति देख सकते हैं आपका कौन सा वर्ष कैसा रहेगा। कोई भी देख सकते हैं, बस राशि के हिसाब से आपको थोड़ा समझना है। एक कैलकुलेशन। कौन सी राशि, नाम राशि या जन्म राशि? नाम राशि देखना है यहाँ पे। अच्छा, नाम राशि मतलब जैसे मेरा नाम उद्धव है, तो उद्धव के हिसाब से वृष राशि है, वो मेरा नाम राशि है। कुंडली की राशि गुप्त है, जो मैं बताऊंगा नहीं। जो गुप्त रखते हैं, तो कुंडली वाली नहीं देखना। मैं भी अब आपके बारे में बताऊंगा, किसी को आपको बता दी। तो गुप्त राशि नहीं, नाम राशि के आधार पर गोचर देखना चाहिए कि क्या स्थिति, ग्रहों की स्थिति है, इस राशि वगैरह। जैसे 2025 है, किसके लिए कैसा रहेगा। तो 2025 का सिंगल डिजिट निकालना है आपस में जोड़ करके, जैसे 2025 2025 में से 9 हो रहा है, तो कुल मिला के इसका जो टोटल निकाले सिंगल डिजिट में 9। 2026 का कितना होगा? 10 मतलब एक ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए अगर टोटल जो है वर्ष का, ईस्वी का टोटल डबल डिजिट में आ रहा है, तो उसको सिंगल कर दे। 13 है तो 4 हो गया, मतलब 4 हो गया, ठीक। 15 है तो 5 1 फिर 6 हो गया, ठीक, इस प्रकार। तो सिंगल डिजिट में कर ले तो प्रत्येक अंक के अधिपति ग्रह होते हैं, लॉर्ड होते हैं ग्रह। जैसे एक अंक जो है
उसके स्वामी सूर्य, 2 अंक के चंद्रमा, 3 के गुरु, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के जो शनि और 9 के मंगल। अभी आप सुन रहे होंगे कि 2025 में लड़ाई होगा, ये होगा, वो होगा, हर जगह सुनने कारण, क्योंकि मंगल सेनापति है। 2025 का जो सिंगल डिजिट है वो क्या है? 9 है। तो मंगल का प्रभाव रहेगा 2025 में पूरे सब पे, पूरे वर्ल्ड पे। इसलिए अशांति, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि सेनापति है, उसको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। अच्छा, अब राशि के हिसाब से कैसे देखा जाए किसके लिए अच्छा है कि नहीं, खराब है, वो जैसे मेष राशि वाले, मेष और वृश्चिक 2 राशि वाले, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल जो है वो स्वामी होते हैं। तो 2025 मेष और वृश्चिक वालों के लिए लगभग ठीक रहेगा। ठीक अच्छा है। नहीं, हाँ, अच्छा बुरा नहीं, ठीक रहेगा, नॉर्मल। और वृष और तुला राशि 2 राशि वालों के लिए शुक्र होते हैं। इससे पहले मैं बताया अंकों के आधार पर, जैसे 6 नंबर जो होगा उसके शुक्र होते हैं, और राशि में वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो वृष और तुला राशि वालों के लिए वह वर्ष अच्छा होगा जिस वर्ष का सिंगल डिजिट मूलांक 6 आएगा। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए 5 जो मूलांक है, अर्थात जिस वर्ष का मूलांक 5 होगा, जैसे 2024 का कितना हुआ? 24 तो 8 हुआ। हाँ। इसका नहीं, 2021 2021 वाला 5 मूलांक हुआ। तो 2021 जो है कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 2 मूलांक वाला वर्ष अच्छा रहेगा। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए 1 मूलांक वाला वर्ष अच्छा होगा। ये नाम राशि है, नाम राशि का हिसाब से। और धनु और मीन राशि वाले जितने भी होंगे उनके लिए 3 नंबर का जो मूलांक का वर्ष होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, ये नॉर्मल, बाकी बहुत कुछ मैंने कहा सामुद्रिक शास्त्र है, ये जनरल है। कुंभ के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? कुंभ के लिए और मकर के लिए 8 नंबर में मूलांक जिसका होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, लाभदायक सिद्ध होगा। ये कैसे, हेल्थ में या पैसे के जरिए? अब एग्जैक्ट देखने के लिए और भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि हेल्थ में किसके लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, धन के लिए कैसा रहेगा, और रिश्तेदारों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल है, ओवरव्यू से कैसे प्रकार से। ठीक। तो गुरुजी जैसे भी आपने बताया जन्म राशि अलग है, नाम राशि अलग है, तो किस जन्म राशि के हिसाब से कब और क्या चीज देखनी चाहिए और नाम राशि के हिसाब से कब और क्या चीज देखनी चाहिए? देखिए, जन्म राशि के आधार पर 2-3 चीज ही देखना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। जैसे विवाह होता है, प्रथम विवाह जन्म राशि के आधार पर ही करना चाहिए। यदि नहीं पता है तो बात अलग है, करना उसी के आधार पर चाहिए, पहला। दूसरा, जब कोई विशेष ग्रह शांति, से शुरुआत में हमने बात किया ग्रहों के जप के बारे में, तो ग्रहों का जप, महामृत्युंजय आदि जब कराते हैं, ये चीज जन्म राशि जो होता है उसी के आधार से करना चाहिए, जो गुप्त रहता है, वो किसी को नहीं बताया जाता। कुछ विशेष यज्ञ अनुष्ठान तथा विवाह और बाकी जितना भी कार्य होता है वो सब के सब नाम राशि से होता है। गोचर देखना, राशि देखें, चाहे कुछ देखिए, वो सब नाम राशि से देखना चाहिए। चलिए गुरुजी, मैं समझता हूँ कि लगभग सारी चीजें जो लोग जानना चाह रहे थे, जो हम जानना चाह रहे थे, उनके जवाब लोगों तक पहुंचे होंगे। तो अब एक जो सबसे मेन चीज जो लोग आई एम श्योर जानना चाह रहे होंगे, आप कब से वृंदावन में हैं, आपने कहाँ से अध्ययन किया और अब तक का आपका क्या एक पूरी ये जर्नी रही है, सफर रहा है, और आगे का आपको अपने शिक्षण संस्थान को लेके और ज्योतिष को लेके क्या क्या जो है प्लान्स हैं? देखिए, मैं वृंदावन में तो 2004 में आ गया था, आया नहीं था, भेजा गया था गुरुकुल में वहाँ अध्ययन करने के लिए। गुरुजी हमारे तो गुरुजी ही लेकर आए थे बिहार। उसमें वहाँ पे लोग बाग कम जानते थे वृंदावन 2004 में। उसमें हमें कुछ नहीं, जैसे होता है ना, चिड़िया जो छोटी होती है उसका आंख नहीं फूटता है, तो हमें इतना ही पता था वृंदावन में एक आश्रम है यहीं पर। तो 2004 में आए। 2010 तक हमने जनरल विषय में अध्ययन किया, जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं वृंदावन में अध्ययन किया। 2010 से संस्कृत मीडियम में आया, 2 साल संस्कृत मीडियम में रहा, फिर मूड चेंज हो गया, फिर हम चले गए फिर जनरल सब्जेक्ट में। फिर हम बिहार से कुछ किए, जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन।
हमने बीकॉम किया, फिर एमकॉम हमने मेरठ से किया। उसके बाद ज्योतिष में हम बीकॉम जब कर रहे थे बिहार में, तो वाराणसी के बारे में किसी ने बताया हमें कि वहाँ पे ज्योतिष अध्ययन अधिक होता है। तो क्योंकि अब वृंदावन में रहना होता था, तो घर यही वृंदावन में ही था, तो वृंदावन से आना जाना बिहार लगा रहता था। तो बिहार का हूँ मैं और वृंदावन में यहाँ निवास रहता था, तो दोनों जगह आना होता था। तो ज्योतिष में रुचि 2014 से 13 से विशेष आ गई मेरे। तो अध्ययन में वृंदावन में कहीं कहीं गया अध्ययन करने के लिए, तो मजा नहीं आया। फिर वाराणसी के लिए टैक्सी में, तो 2015 में हम वाराणसी गए, 2 साल अध्ययन वहाँ किया। उसके बाद जिस कोचिंग में अध्ययन करते थे जिस गुरुजी की तरफ से, वही गुरुजी हमें वृंदावन लेकर आए। तुम वृंदावन क्यों, वृंदावन में कोई नहीं अध्ययन कराने वाला, यहाँ स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से हमने ज्योतिष का लगभग 2016 से ही स्टार्ट हमने कर दिया ज्योतिष अध्यापन का। और उस समय हम ऑफलाइन के माध्यम से अध्ययन कराते थे, अब ऑनलाइन भी? हाँ, ऑनलाइन। लगभग कितने छात्र अभी तक आपने? अध्ययन में तो शुरुआत में जब ऑफलाइन करते थे तो गिनती ही नहीं रहता था। एक बैच में 50 जने बैठे हैं, 5-6 बैच चलता था उस समय। लेकिन जो अभी तक रिकॉर्ड है हमारे पास, लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से 6-6,500 ऐसे होंगे पूरे देश में 6-6,500 ज्योतिष जो है वो। और हमारे पास, मैं नंबर भी सेव करता हूँ ना, तो उस जिला का ले लेता हूँ। अच्छा। मैं अभी किसी भी देश में साउथ का एरिया थोड़ा कम, जो हिंदी बेल्ट एरिया है, ये अपनी नॉर्थ वाली पूरी तरह की, तो किसी भी जिला में चला जाऊँ और सर्च कर लूँ मैं, तो वहाँ पे कोई न कोई होंगे आवाज। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गुरुजी ये सब तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चीजें रही, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ लोगों को भी समझ में आया होगा। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको अगर आप कोई संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें उन्हें अंत में? मैं विशेष संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज्योतिष में श्रद्धा रखिए, लेकिन ज्योतिषी के ऊपर भी श्रद्धा रखने की जरूरत है। और दूसरी बात, थोड़ा सा कोशिश करिए कि नकली डॉक्टर कौन है, असली डॉक्टर कौन है, ये आप ही जज कर सकते हैं, ये चीज। दूसरी बात, यदि ज्योतिष पे श्रद्धा नहीं है, अगर ज्योतिष को आप समझ रहे हैं कि ऐसे बेवकूफी है, तो वृंदावन में आप मुझसे आइए मिलिए। तो मैं बताऊंगा ज्योतिष क्या है। मैं बागेश्वर धाम नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि विषय कितना अच्छी, क्या क्या आपके बारे में बता सकता है, हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। आप वृंदावन में आइए, अगर ज्योतिष को नहीं मानते तो सबको मैं खुला कह रहा हूँ, ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो आप आइए वृंदावन में, सड़क पे किसी आदमी पकड़ेंगे जो आप ना, फिर आप मना कर दोगे ना। मान लो आप कहोगे मेरे बारे, हम कहेंगे ये, तो कहोगे नहीं। मैं कहूँगा ये, कहोगे नहीं। भाई आपको तो कभी कुछ मानना ही नहीं है। ऑनलाइन में जब फोन आते हैं ना, तो ऐसे आते हैं, आप गुरुजी पढ़ाते हैं ज्योतिष में? कहा जी भैया पढ़ा तो लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो पहले मेरे बारे में बताइए, फिर मैं समझूंगा कि आप मुझे पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। मेरे पास समय नहीं है, आपको अपने बारे में जानना है, आप यहाँ आ जाइए। मैं कितना किसको सिद्ध करूं जाकर के तुम्हें? सही बात। तुम्हें आधा 1 घंटा सिद्ध करूं, तब मुझसे अध्ययन करोगे 2-4-6 हजार रुपए दे करके। तो ज्योतिष विषय बहुत ही गूढ़ है, इसके बारे में पहले जाने, फिर इसकी आलोचना करें यदि करना है तो। लेकिन हम ये समझते हैं कि जितने आलोचक हैं, उससे कहीं बहुत ज्यादा प्रशंसक हैं ज्योतिष के, और इसको फॉलो करने वाले हैं। ये रहा आज का एपिसोड में, फिर मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।